दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल का जो वोटर्स है एक रीजनेबल फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंपली फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रिएटिंग मोर एडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज और टू प्लीज ए वन पर्टिकुलर पार्टी आप उस फार्मूले पे काम करते हुए आप ये सीटें कॉन्स्टिट्यूशन निकालते जाइए, ये देखते हुए कि सब किस पार्टी का वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स है, वो वोट मिलेगा तो वो सीट्स निकाल लेंगे, उनकी वो सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। इस तरह की छोटी छोटी बातें मुझे लगता है नई कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी फेयर रिपोर्ट होना चाहिए। लोगों का ये है कि आपने ऑब्जेक्शन फाइल करें जब ये इनके पास ये होता है। हर एक आदमी की एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू फाइल ऑब्जेक्शन के सब। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। आज इनसे जो हम सवालात पूछेंगे वो फॉर्मर डीआईजी के रूप में इनका क्या कहना है उस पर, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की जो प्रपोज़ल आया है उस पर इनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से ये जो प्रपोज़ल आया हुआ है इस पर आपका क्या कहना है, और जो समय सीमा जो दी गई है ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए, क्या कहेंगे? ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो अभी ड्राफ्ट तो नहीं आया है, और जो इन्फॉर्मेशन जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी कुछ कैरी किया है इसके ऊपर, इसमें क्या था कि 20 तारीख को लिमिटेशन कमीशन के जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जिसपे एनसी के 3 मेंबर पार्लियामेंट्स थे, बीजेपी का जुगल किशोर शर्मा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इलेक्शन कमीशन, ये डिलिमिटेशन कमीशन और जिसका कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी मेंबर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी मेंबर होता है, एक मीटिंग हुई है 20 तारीख को। और 20 तारीख की मीटिंग में से जो बाहर आया है वो ये है कि कमीशन जो है वो 6 सीट्स जो है जम्मू रीजन को एडिशनल देना चाहता है और एक एडिशनल सीट जो है कश्मीर को देना चाहता है। तो मैं ये सब देखते हुए, और उसमें ये भी आया है मीडिया में कि इसमें जो है ये 16 सीट्स जो है एससी और एसटी को देना चाहते हैं। मैं पहले एससी और एसटी की जो सीट्स की जो फिगर रही है उस पर बात करना चाहता हूँ। इस पर एक बार फिर बीजेपी ने जो है इस चीज़ को साबित कर दिया है कि वो एससी और एसटी के पक्ष में नहीं है, और पक्ष में नहीं है, वो इनके खिलाफ़ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टोटल सीट्स जो है एससी और एसटी को 18 सीट मिलनी चाहिए थी। अगर हम स्टेट्स की पॉपुलेशन भी देखते हैं या जो यार्ड स्टिक जो क्राइटेरिया इस कमीशन ने अडॉप्ट किया है, उन्होंने कहा साहब ये एवरेज 10% जो हम इंक्रीज ओवर द पॉपुलेशन जो लॉस्ट सेंसस है उसको मान के हम चलते हैं। तो अगर वो भी लेके हम चलते हैं तो उस हिसाब से जो है 80 कैटेगरी की जो है इस आज की पॉपुलेशन तो 1,15,000 सवा करोड़ के करीब है। अगर वो फिगर डेटा लेके भी चलते हैं तो उस हिसाब से भी शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्वेशन है वो 8% बनती है। 8% के हिसाब से असेंबली में 8 सीट्स होनी चाहिए, जबकि उन्होंने 7 ही दी हुई है। तो दिस शोज़ के ये जो है बीजेपी ना पहले कभी एससी के पक्ष में थी या उनको पसंद करती थी, और इस रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि वो बीजेपी जो है एससी के खासकर और एसटी के लाइक कंसर्न नहीं है। हाँ, बात रही एसटी के बारे में कि साहब आप कहेंगे कि साहब उन्होंने तो इनको 9 सीटें दे दी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, और आज की डेट में एसटी की जो सीट्स है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो 47 के करीब हैं। और इसके अलावा रही स्टेट्स की बात, बहुत सी स्टेट्स है हमारी कंट्री में, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, और कुछ स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें ऑलरेडी एससी को रिजर्वेशन थी। ये को बीजेपी ने कोई नई बात नहीं की है, नई चीज़ नहीं जो जम्मू कश्मीर को तोहफा दे रहे हैं एसटीज को हिसाब दे दी। ये तो बहुत पुराना प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये बहुत पहले इन्होंने, ये तो 2014 के बाद से ये पावर में है जम्मू कश्मीर स्टेट में भी, ये बहुत पहले कर सकते थे ये लोग। तो अब ये कर भी रहे हैं, इसलिए एक तो इलेक्शन एंगल से, क्योंकि ये जो डिवीज़न की जाए, इसमें रीजन्स के बीच में डिवीज़न की जाए और रिलीजन्स के बीच में डिवीज़न की जाए, तो आई थिंक दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डेंजरस।
जबकि ये बड़ा मुल्क सेकुलर मुल्क है, यहाँ तो सब इकट्ठे होने चाहिए। इस तरह की जो प्रपोजल में रिकमेंडेशन है, ये तो एक रीजन और रिलीजियस डिवीज़न करती है। शेख सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से 6 सीटें जम्मू की बढ़ाई गई है और सिर्फ 1 सीट जो है वो कश्मीर की बढ़ाई गई है, क्या कश्मीर के साथ ये इंसाफ है? देखिए, जब ये नॉर्मली डिलिमिटेशन कमीशन को जो है ये बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। बाउंड्री कमीशन का मतलब ये होता है कि इन्होंने 2 चीज़ें करनी होती है। एक तो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री या रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज, चाहे वो लोकसभा सीट्स हो चाहे वो स्टेट असेंबलीज हों। और दूसरा इनका होता है कि सब पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने की वजह से कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हम बढ़ा सकते हैं। ये 2 ही मेन काम है कमीशन के। तो अब सवाल ये है कि ये इनका क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया यही है, एक तो ओवरलैपिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स के उसको ख़त्म करें, जो हमारी स्टेट में मेन जो इशू था कि ओवरलैपिंग थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज थी इसमें, और इसी तरह ओवरलैपिंग ऑफ तहसील था, कि इसको करेक्ट करें ताकि लोगों को जो है वोटर्स को इनकन्वीनियंस ना हो। और दूसरा जो इस पे बात आती है इनकी कि स्टेट असेंबलीज जो हमारी यहाँ है, दूसरा ये है कि पॉपुलेशन देखनी है इनको, और पॉपुलेशन का ये एवरेज 10% लेके चल रहे हैं। तो अगर वैसा भी ये लोग करते हैं तो जैसे मुझे जो लग रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जम्मू में हम कह सकते हैं कि गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सब उसमें मैनेजेबल नहीं है जोग्राफिकली या पॉपुलेशन की वजह से या नंबर ऑफ़ वोटर्स की वजह से। यस, उसमें आप नई कॉन्स्टिट्यूंसीज कार्व आउट कर सकते हो जहाँ है, मगर जहाँ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूंसी आपके पास 1 लाख की है, या आपके पास उसको आप कहेंगे जी हम 50-50 हज़ार की या 60,000 की या 70,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बना देंगे 60,000 की, तो वो बन नहीं सकती, बननी चाहिए नहीं। नॉर्मल इनका ये है कि सब कॉन्स्टिट्यूंसीज का एक जैसा वो हो, वोटर्स हो, खुश, अगर 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो तो वो चल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सब ऑलरेडी का कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जैसे हमारे जम्मू ममाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी है, 79,000 का वोट है। अगर आप उसको और नगरोटा का कुछ 10 एरिया काट के प्लस कुछ वेस्ट का काट के, तो अगर रायपुर दीवाना को आप कोई और नया नाम दे देते हो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी निकालते हो, दैट मीन्स कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत वोटर्स की बहुत कम हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आइडिया ये है कि जो बड़ी हुई पॉपुलेशन है उसका डिवीज़न करें आप, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बढ़ाना है, किस चीज़ का काम करना है, और बढ़ाने के बाद क्या इतना फिगर आपके पास है कि आप उसमें से एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट कर सकते हो। अगर ये क्राइटेरिया है, और पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है इसमें, जोग्राफिकल होता है कि और वो क्राइटेरिया पॉपुलेशन देखनी, तो पॉपुलेशन श्रीनगर में भी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसको जिनकी पॉपुलेशन मुझे लगता है वोटर जो है 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर है। बिल्कुल। तो हो सकता है 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो। तो अगर वो देखना है तो उस हिसाब से वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़नी चाहिए थी, निकल सकती थी। शिव सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका ये कहना है कि ये जो डिलिमिटेशन हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में जो है वोट को जो है कन्वर्ट करने के लिए जो है वो करवाई है, और ये जम्मू की सीटें जो है बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि जम्मू से बीजेपी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि जम्मू से जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकलेंगी, और कश्मीर की 1 सीट बढ़ाई है वो भी सिर्फ दिखावा। देखिए, ये जो इशू है इस पे मैं ये कहूँगा कि सीट्स जो है, कमीशन जो है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ये किसी गवर्नमेंट की नहीं होती, और इसको इंडिपेंडेंटली जो है, जो इसके लिए मैंडेट लॉ है उसके जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक काम करना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारी बहुत सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इसमें इलेक्शन कमीशन भी आ जाता है, और बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, उनको जो है बीजेपी ने जो है कैप्चर कर लिया है, और कैप्चर भी करके जो लोग हेड इस इंस्टीट्यूशन पे बैठते हैं उनको अलॉटमेंट होती है, इंसेंटिव होता है कि भाई तुम अगर जैसा हम करते हैं वैसा करोगे तो हम तुम्हें रिटायर ही नहीं होने देंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि हम पोस्ट रिटायरमेंट आपको कोई ना कोई और असाइनमेंट दे देंगे। तो ये जो एक करप्शन इन इटसेल्फ है, और आप किसी को इस तरह की अलॉटमेंट करके इंसेंटिव देके अगर आप उसका मिसयूज़ करते हो, एक इंस्टीट्यूशन का मिसयूज़ करते हो, और ऐसा 2014 से पहले नहीं था।
ऐसा ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस से हम कह सकते हैं कि 80% हो सकता है 20% हो, 80% बाहर थी और एक इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली काम करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है और ये जो रिकमेंडेशन जिस तरह की आई है और मैं भी देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ सिर्फ बीजेपी को छोड़ के इवन जो इनकी कुछ बी टीम्स पार्टीज़ को कहा जाता है ये इनकी बी टीम पार्टी है, उनकी लीडरशिप ने भी ये कहा है कि ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। आप इसको पॉलिटिकल इन्होंने यहाँ तक कह दी ये तो डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, ये तो बीजेपी का कमीशन है। ये तो बीजेपी को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए जो है इस तरह की ये जो है ये इन्होंने रिकमेंडेशन कर रहा है जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल जो कि उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए मुझे चाहिए था कि ये कमीशन जो है इंडिपेंडेंट है भाई, आप अपनी जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक काम करो। जो आपका वो क्राइटेरिया होता है, गाइडलाइंस होती हैं कि जैसे पॉपुलेशन देखनी है, जोग्राफी देखना है, इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो, वो चीज़ें आपने दूर करनी है। आप उस तरह से उसको करते। दूसरा आप सेंसस लेके चल रहे हैं 2011 का, अगर 2011 का सेंसस ले लें फिर तो कोई सीट बढ़ी नहीं, फिर तो डिलिमिटेशन कमीशन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो अशोक सर, आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो समय सीमा दी गई है उसमें कुछ बदलाव जो है इसमें देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है ज़रूर बदलाव करने चाहिए, क्योंकि जब कमीशन की इंटेग्रिटी का सवाल आ जाता है और उस तरह की जब ऑल सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अगर अपना डाउट रिपोर्ट्स के ऊपर, रिकमेंडेशंस के ऊपर जब कोई अपना शक शुबा वो ज़ाहिर करते हैं तो ये कमीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको रिकन्सिडर किया जाए और एक बैलेंस्ड रिकमेंडेशन जो है जो कि एक्सेप्टेबल हो, लोगों को भी हो और पार्टीज़ को रिकमेंडेशन हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही पार्टी को एक्सेप्टेबल और बाकी पार्टी जितनी हैं जिन्होंने कल इलेक्शन में हिस्सा लेना है और वो जो लोग हैं और बाकी रिलीजन्स के कह सकते हैं, रीजन्स के कह सकते हैं, इट शुड बी टू देयर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो अशोक सर, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? जनता के लिए मैसेज यही हो सकता है कि इसमें अभी जब डिलिमिटेशन कमीशन का नोटिफिकेशन निकलेगी तो उसमें लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। हम इसलिए निकालते हैं कि आप बताइए साहब, हमारी इस रिकमेंडेशन से, इस ड्राफ्ट से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो उनको 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो ये है कि साहब हमारा ऐसा तो नहीं है कि मैं रह रहा हूँ एक तहसील में और मेरा वोट दूसरी तहसील में है। बिल्कुल। तो उस तरह की इनकन्वीनियंस उससे क्या होता है कि अगर वोटर उसका किसी दूसरी तहसील में है तो फिर उसका तहसील तो ए पड़ती है और उसको अपने काम के लिए बी तहसील में जाना पड़ेगा। इससे इस इनकन्वीनियंस को दूर करें, ऐसा ना हो। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल का जो वोटर्स है एक रीजनेबल फिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंपली फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रिएटिंग मोर एडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसीज और टू प्लीज ए वन पर्टिकुलर पार्टी, आप उस फार्मूले पे काम करते हुए आप ये सीटें कॉन्स्टिट्यूशन निकालते जाइए, ये देखते हुए कि सब किस पार्टी का वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स है, वो वोट मिलेगा तो वो सीट्स निकाल लेंगे, उनकी वो सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। इस तरह की छोटी छोटी बातें मुझे लगता है नहीं कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी फेयर रिपोर्ट होना चाहिए। लोगों का ये है कि आपने ऑब्जेक्शन फाइल करें जब ये इनके पास ये होता है। हर एक आदमी की एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू फाइल ऑब्जेक्शन के साथ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिकमेंडेशन, इस रिपोर्ट में ये गलत है, वो गलत है। मैं कहूँ जितनी NGOs हैं, जितनी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो भी हेड हैं, चाहे वो SC है, ST है, OBC है और प्लस अदर कम्युनिटीज़ हैं, STs है, उन सबको और अपनी कैपेसिटी में, नॉट डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, अपनी कैपेसिटी में जो है ऑब्जेक्शन फाइल करने चाहिए, कमीशन को देने चाहिए विद सब सजेशंस के सब ये ऐसा करिए। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर DIG व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक खत्री जी। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।